नमस्कार, डायलॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्याह सफेद। केंद्रीय बजट से पहले आज देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ कार्ड सामने आया है। हर साल आता है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं उसको। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सरकार की सोच, प्राथमिकताओं और आने वाले बजट के लिए दिशा क्या होगा, ये भी बतलाता है। इस साल के सर्वे में एक तरफ विकास की उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और जो जियो पॉलिटिक्स से निकले तनाव और सच्चाई को सामने लाया गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दबाव की हकीकत भी इसमें झलक रही है। सवाल यह है कि क्या भारत दुनिया की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच अपनी रफ्तार बनाए रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। दुनिया के मुकाबले हम कहां जाएंगे, खासकर तब जब दुनिया में बायलैटरल ट्रेड की तरफ लगातार झुकाव बढ़ रहा है। रोजगार, महंगाई, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई निवेश, ये सारे मुद्दे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किए गए हैं। आज के कार्यक्रम में हम इकोनॉमिक सर्वे के सबसे बड़े संदेश, छिपे संकेत और बजट पर इसके असर को आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ नीलंजन बानिक साहब हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ सुनील सिन्हा भी जुड़ेंगे, जो बाद में थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे। लेकिन फिलहाल नीलंजन हमारे साथ हैं, जो महिंद्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। नीलंजन, कैसा लगा देख के आपको इस देश में आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, कैसा लगा? आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है उस पर? तो कोई सरप्राइज नहीं है, जैसे आपने बताया। आवर जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का आंकड़ा आया है, वो तो 7% के ऊपर ही है। सो ऑन द मैक्रो नंबर्स अगर देखेंगे, हेल्थ कार्ड इंडियन इकोनॉमी का सही लग रहा है। लेकिन इफ यू वांट टू डिग लिटिल बिट डीपर, क्योंकि मैक्रो नंबर सिर्फ आपको बोल रहा है पूरा इकोनॉमी। वैसे तो हम लोग वी आर सून टू बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नीति आयोग बोल रहा है ऑलरेडी हम लोग 4th लार्जेस्ट हो गया है। प्रॉब्लम है हमारा पर कैपिटा इनकम से, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी अराउंड $3,000 है। तो आज के तारीख में एक्सचेंज रेट अगर ले लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज पर कैपिटा इनकम सिर्फ 2,70,000 रुपया के करीब है। अभी जो आपने बताया, इसमें जो दिखा जा रहा है, हमारा इकोनॉमी में के शेप्ड रिकवरी आ रहा है। के शेप मतलब जो रिच पीपल है, जो धनी परिवार है, उनका इनकम is growing at a faster pace compared to the people who are in the bottom rung of the society. In fact, अगर आपने ये $3,000 का जो आंकड़ा मैंने बताया, जो पर कैपिटा इनकम है, 80-87 लोग, 80% of our population are actually below that $3,000 का पर कैपिटा इनकम। So no matter, जैसे मैक्रो नंबर, it looks nice, it read fine, but जो हम लोगों को देखना चाहिए that ये 80% जो पॉपुलेशन है, उसके लिए और उसका इनकम कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अभी एकदम सही जगह पे आप पहुंचे हैं बानिक साहब। ठीक इसी से जुड़ा सवाल, नहीं तो बाद में ये सवाल बेमेल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, जब इकोनॉमिक सर्वे जीडीपी ग्रोथ की बात करता है, जब हम लगातार साल दर साल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दुनिया में हमारे बराबर की इकोनॉमी नहीं है। चाइना को आसपास आप मान सकते हैं, जहां पे इस तरह का ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ का क्या फायदा नीलांजन, जब ग्रोथ ही जॉबलेस हो? नहीं, ग्रोथ फायदा तो हो रहा है, क्योंकि 1991 से पहले हम लोग का इकोनॉमी जैसे था और आज के तारीख में इकोनॉमी जैसे हुआ है, देयर हैज बीन अ ह्यूज ग्रोथ रेट। मतलब उसका तो असर पड़ रहा है।
लेकिन हम लोग जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं दैट ये ग्रोथ का जो फायदा है वो सिर्फ बॉटम जो 80% पॉपुलेशन के उसको उतना फायदा नहीं हो रहा है जैसे आपका जी, टॉप 5% या 1% ऑफ द पॉपुलेशन को हो रहा है। इसके लिए जमींदार यही है, मतलब अगर आप इंडिया का इकोनॉमी देखते हो बेसिकली एग्रीकल्चर है, उसमें सर्विसेज है, उसमें जी, मैन्युफैक्चरिंग है। और एग्रीकल्चर में जो हमारा कृषि है उसमें अभी तक 48% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज। सर्विसेज में हालांकि सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट और विच इज ड्राइविंग द ग्रोथ रेट। आपको एक आंकड़ा देता हूं, जैसे जी, हमारा देश में 400 मिलियन फार्मर्स हैं, लेकिन अगर आप देखते हो आईटी टाइप रिलेटेड जॉब्स कितना लोग करते हैं, जी, सिर्फ 8 मिलियन। तो कहाँ 400 मिलियन, कहाँ 8 मिलियन। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है वो बेसिकली ड्रिवन बाय द सर्विसेज सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक बात है, इट इज इनटू कैपिटल इंटेंसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वहाँ जो 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 मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो ज्यादा लेबर यूज करता है वो जी, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमारा जी, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का सक्सेस स्टोरी कौन है? अदानी है, रिलायंस है, गोदरेज है, टाटा है। ये जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ ज्यादा मशीन एम्प्लॉय होता है एज अपोज टू लेबर। सो रोजगारी के मामले पे लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही निर्भरशील रहना पड़ता है, और आज के तारीख में गवर्नमेंट जॉब भी उतना नहीं आ रहा है। सो बेसिकली जो और आपने एमएसएमई सेक्टर के बारे में बोले हैं। एमएसएमई सेक्टर अगर देखते हैं वहाँ 400 मिलियन में बोला एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, एमएसएमई के ऊपर डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट 200 मिलियन। और एमएसएमई सेक्टर बेसिकली ये जो आपने बोला ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जैसे टेक्सटाइल हो गया जो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करता है, जैसे आपका जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया जो ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करता है, जैसे आपका श्रिम्प, हम लोग काफी श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है, वो भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो ये सब सेक्टर के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगा के रखा है। तो हमारा ये सब सेक्टर जो रोजगार देने वाला सेक्टर है, जहाँ ज्यादा लोग काम कर सकता है, उस वो सेक्टर उतना अच्छा नहीं कर रहा है। इसीलिए जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अमीर और गरीब लोगों के बीच बीच इनकम का जो फर्क है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। क्योंकि अच्छा मतलब सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको स्किल चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, जी, और आपको जो एजुकेशन जो ज्यादा मिल जाता है वो बाहर चला जाता है, जो इंडिया में रह जाता है उसको सर्विस सेक्टर में। लेकिन ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास स्किल ही नहीं है। तो हमको जो देखना पड़ेगा दैट हाउ टू एंश्योर दैट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन में हम लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम ले आ सकते हैं। तो ओनली देन इट विल बी मच नीलंजन, मोर। नीलंजन, मैं ये देख रहा था इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स में और फिर इकोनॉमिक सर्वे में अपने आप में जो हमें दिखता है कि जो क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सर्वे को देख के बहुत खुशी नहीं होती है जब हम ये सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं कि अनौपचारिक सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी सही तस्वीर निकल के नहीं आ पाती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत बड़ा रोजगार मुहैया कराता है। क्योंकि आपने उस बात की अभी चर्चा की, लिहाजा ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, क्योंकि देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो सर्वे नहीं होता है। हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011-12 में, उसके बाद हम्म, सेंसस नहीं हुआ है। तो हम्म, 2011-12 में आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मोटा मोटी एक एस्टिमेट गवर्नमेंट ने दिया था ऑन द जी, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर के। सो whenever you are trying to estimate unorganized sector, basically you are estimating the size of unorganized sector on the basis of organized sector. अभी क्या हुआ है, 2011-12 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है।
तो गवर्नमेंट बोल रहा है उस समय जैसे रेशियो था बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी भी जी। उसी रेशियो में है। लेकिन हाँ। जो गवर्नमेंट का क्रिटिक है वो बोल रहा है ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं अभी चार मेजर शॉक आया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, जैसे आपका कोविड हो गया, एक बैंकिंग क्राइसिस भी हुआ था, फिर जी। आपका जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। इसमें क्या हम्म। हुआ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो जितना भी इम्पैक्ट हुआ, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली श्रंक हो गया, मतलब छोटा हो गया कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द ईयर 2011-12। और गवर्नमेंट हम्म। बोल रहा है नहीं, अभी भी जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्योंकि रेशियो तो वही 2011-12 का रेशियो लेके गवर्नमेंट चल रहा है, वो बोल रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन ये शॉक हम्म। के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली मतलब छोटा हो गया। तो हम्म। जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जी। मान लीजिए कोई दुकान, जो किराना स्टोर हम लोग बोलते हैं, 2011-12 में एक किराना स्टोर का जो इनकम था, अभी ये ई कॉमर्स के होते हुए उसका इनकम काफी गुना कम हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है उस समय ई कॉमर्स सेक्टर तो था ही नहीं, लेकिन हम्म। उस समय जो किराना स्टोर का अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो जितना साइज था, गवर्नमेंट बोल रहा है अभी भी उससे ज्यादा हो गया, हालांकि उससे कम हम्म। हो गया क्योंकि ई कॉमर्स आ गया, अदर शॉक आ गया। तो डेटा में हम्म। हमारा कुछ प्रॉब्लम है, which actually हम्म। basically suggesting that आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अभी प्रॉब्लम में है। और जी। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसीलिए मेरा जीडीपी का आंकड़ा भी इतना अच्छा है। लेकिन अगर हम्म। आप फाइन प्रिंट लेते हो, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई सेक्टर को आपको ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। प्रॉब्लम उधर ही है। और मैक्सिमम लोग का रोजी रोजगार का जो सवाल है, क्योंकि वो लोग इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करता है, और काम भी करता है, और जो कंजम्पशन करता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आउटपुट और सर्विसेज इज कंजम्पशन करता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आप इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इकोनॉमी हम्म। ये 7% का जो ग्रोथ है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा इन द लॉन्ग सस्टेन रन। नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब सर्वे में इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग सालों से देख रहे हैं नीलांजन की, जब सर्वे रोजगार के में सुधार की बात करता है तो मैं देखता हूं कि वो नौकरी की गुणवत्ता पे बात नहीं करता, क्वालिटी ऑफ जॉब्स पे बात नहीं करता, या बात करता है तो वो कारगर बात नहीं है। क्या हम ये मान के चलें कि हमें नेचर ऑफ जॉब पे बात करनी चाहिए, खाली रोजगार के नंबर पे बात करने से काम नहीं चलेगा, जिसकी बात इकोनॉमिक सर्वे कर रहा है? एकदम सही बताया आपने, क्योंकि आप देखिए हर साल एनुअली हम लोग लगभग 15 लाख बीटेक ग्रेजुएट निकालता है। जी। तो उसमें कितना लोगों को आईआईटी, अगर आईआईटी और एनआईआईटी लेते हैं, उसमें सीट आता है सिर्फ 40,000, मतलब 15 लाख में हम लोग बोल रहे हैं 40,000। सो गुणमाना, अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, बेसिकली इट्स इवन लेस देन 5% वी आर टॉकिंग अबाउट विच आर प्रोवाइडिंग। और आईआईटी जी। से जो ग्रेजुएट होता है, ज्यादा सब लोग वो बाहर चला जाता है, ब्रेन ड्रेन भी हम्म। होता है। तो हमको हम्म। एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए जहां हम लोग, गवर्नमेंट ऐसे बोले दैट अगर आप लोग आईआईटी, एनआईआईटी या मेडिकल डॉक्टर्स या आईएम से पास आउट करते हो, हम्म। हमको एक अच्छा इकोसिस्टम बना के ये लोगों को यहाँ पे रख के जैसे इंडिया का और एक प्रॉब्लम है, हमारा जो आरएनडी में इन्वेस्टमेंट होता है, इट्स ओनली 0.75% ऑफ जीडीपी। अगर आप जी। चाइना और यूएस का देखते हो, देयर आरएनडी इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 4% ऑफ हम्म। जीडीपी। हम्म। हम्म। हालांकि चाइना का जीडीपी इज ऑलमोस्ट 22 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यूएस का जीडीपी इज 23 ट्रिलियन यूएस डॉलर, हमारा है ओनली 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो अगर 0.75% ऑफ 4 ट्रिलियन ले लेते हैं, इट इज लेस देन 1 ट्रिलियन। और हम्म। 4% ऑफ अगर 20 ट्रिलियन ले लेते हो, इट इज एक्चुअली क्लोज टू, वी आर टॉकिंग अबाउट 8 ट्रिलियन डॉलर। तो ये जो इकोसिस्टम है, अगर आप अमेरिका में जाते हो, ये जो कैलिफोर्निया में जितना भी आईटी इंडस्ट्री है, जो सिलिकॉन वैली के नाम पे जाना जाता है,
those are all run by the Indian brains, तो Indian हम्म, and Chinese brain, you know. In fact, चाइना में अभी लास्ट ईयर आपका मैं एक आंकड़ा देता हूँ, जी 6,75,000 Indians left India. You know, चाइना में only 3 lakh people left China. तो हम्म हमारा जो स्मार्ट पीपल है उसको गवर्नमेंट को चाहिए एक इकोसिस्टम बना के उनको एम्प्लॉय करके, ताकि ये ग्रोथ और ज्यादा तरक्की ला सकते हैं। और जो बाकी जो क्वालिटी है, वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नहीं तो क्या होगा, ये आजकल जो गिग वर्कर के नाम पे जाना जाता है, हम्म, जोमेटो या स्विगी का डिलीवरी बॉय, या फॉर जी दैट मैटर ड्राइवर्स, जो वॉचमैन है, उनका सैलरी तो बहुत कम है। ये जो मैं जब अच्छा, बोल रहा था निरंजन, क्या 80। गिग 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 और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हम रोजगार असली रोजगार में होने का मान सकते हैं क्या? Contractual worker, yes, asli rozgar. So these are, uh, so if you go by the labor force survey, they will be counted as part of the worker. हम्म, अभी तो एक लेबर लॉ में भी एक चेंज लेके आया है। तो बेसिकली दिस विल बी पार्ट ऑफ, जहां आपका मोर देन 20 वर्कर्स काम करता है, इट विल बी पार्ट ऑफ जी ऑर्गेनाइज सेक्टर इन दैट वे। हम्म। अच्छा, ये जब हम लोग कैपेक्स पे बात करते हैं, हम्म तो कहीं ऐसा लगता है जैसे कैपेक्स के नाम पे हम जो 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 प्राइवेट वर्ल्ड का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कंजम्पशन, क्या इससे हम लोग कंजम्पशन की कमजोरी छिपाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, कैपेक्स कैपेक्स में अभी के सिर्फ नाम पे गवर्नमेंट, वो प्रमोट नहीं हो रहा है, या वो कॉशस है? नहीं कैपेक्स में सिर्फ अभी गवर्नमेंट से ही आता है। कैपेक्स मतलब आप रोड, मैं पोर्ट, मैं मैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर। वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के, आप गवर्नमेंट पार्टिसिपेट कर रही है हाँ, पूंजी प्राइवेट लगाने में, पार्टिसिपेशन नहीं आ आप रहा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं है, या को जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, कॉशस हैं, मतलब जानबूझकर तो कोई नहीं जी करेगा ना, बिकॉज प्राइवेट पार्टी भी हम्म, बिजनेस करना चाहता है। तो जी आई थिंक दे आर मोर कॉशियस दैट हमारा मतलब जो, बिकॉज ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन 2015-16 साल तक हुआ था, उसके बाद हम्म, कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। हम्म, तो प्राइवेट सेक्टर में वही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। वो लोग सोच रहे हैं जो रूरल डिमांड है वो उतना अच्छा हम्म, नहीं आ रहा है, इसलिए दे आर नॉट एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी। हालांकि प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन जी एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, जो आप बोल रहे हो। हम्म, तो अभी जो हम्म, कैपेक्स हो रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट ही एक्सपेंड कर रहा है जो भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हम्म, कैपेक्स का एक अच्छा चीज है, इट हैज गॉट ए मल्टीप्लायर इफेक्ट, हम जो बोलते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट अगर 100 टाका ये स्पेंड करता है, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली मल्टीप्लायर इंडियन इकोनॉमी का देखा गया 2.5 है। इसका मतलब अगर 100 टाका आप खर्चा करते हो, वो 250 रुपया का एक इम्पैक्ट और इफेक्ट देता है। सो हम्म, कैपेक्स इज वेरी मच नेसेसरी, एंड माई थिंकिंग इज, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर से कैपेक्स नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू स्पेंड ऑन हम्म, दिस थिंग टू ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, जब एक एक बात, अभी भी रूरल डिमांड जो है बहुत इनकरेजिंग नहीं है, मतलब हमारा साइज को देखते हुए। हाँ, क्योंकि हमारा जो कृषि सेक्टर है, हम्म, दैट इज ग्रोइंग मे बी एट 3% पर हम्म, ईयर। तो उसमें आपका, आप देखोगे जो जो रोजी रोजगार का मेन ये है, अगर वो उसमें स्लो डाउन आता है, हम्म, एंड कृषि सेक्टर में आपको पता ही है, जो उसका वैल्यू एडिशन कम होता है, मतलब हम्म, आप कितना उससे मुनाफा कमाओगे। तो हम्म, बेसिकली, एंड हमारा 80% जो 80% ऑफ आवर फार्मिंग पॉपुलेशन आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विथ लेस देन जी 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग साइज। तो उसका प्रोडक्टिविटी भी कम है, और इनकम और हम्म, प्रोडक्टिविटी का एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। तो इसमें जी प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारा जो कृषि सेक्टर में जो फार्मर्स लोग हैं, उसका इनकम इंक्रीज नहीं हुआ एज अपोज टू हम्म, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। हम्म। इसलिए उतना रूरल डिमांड इज नॉट प्रोग्रेसिंग लाइक द वे इट शुड हैव, यू नो। अच्छा, सर्वे में नीलांजन, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि ग्लोबल रिस्क को मैनेजेबल बताया है।
ये जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिज्म है क्या हमारा? See, as I said that अगर आप इवन ट्रेड का आंकड़ा लेते हो, नवंबर में भी ट्रेड has actually increased irrespective of US tariff, right? The problem is not with the macro numbers, ये जो मैं शुरू किया हूँ बोलने से, the problem is with the micro numbers, क्योंकि अगर आप सेक्टर देखते हो, जो बड़ा बड़ा सेक्टर है उसके ऊपर ट्रम्प टैरिफ ही नहीं लगाया। जैसे इंडिया का मैक्सिमम आइटम जो यूएस में जाता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, ये ऑल आर कैपिटल इंटेंसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये मशीन से प्रोड्यूस होता है, इसके ऊपर कोई ट्रम्प ने टैरिफ नहीं लगा। ये सेक्टर जैसे ग्रो कर रहा था वो ग्रो हो रहा है। बेसिकली ये सब सेक्टर में प्रॉब्लम है, जो रोजी रोजगार देने वाला सेक्टर, उसके ऊपर ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी इज इम्पैक्टिंग। अभी ट्रम्प बोल रहे हैं उसके वो एग्रीकल्चरल आइटम के लिए भी हमारा मार्केट ओपन करने के लिए, जैसे कॉर्न आ गया, सोयाबीन आ गया, पल्स आ गया। हालांकि रिसेंटली पल्स के ऊपर, दाल के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट में टैरिफ लगाया है, लेकिन अल्टीमेटली तो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन व्हिच आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर और फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। सो ऑप्टिमिज्म ठीक है, बट एट अ मैक्रो लेवल, नॉट एट अ माइक्रो लेवल। और हमारे साथ अब बातचीत में सुनील सिन्हा साहब, जो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री, वो भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार पवन भाई। कई चीजें लगता है जैसे हर साल इकोनॉमिक सर्वे में ट्रेडिशनली आप ऐसे ही उसको पोर्ट्रे करते हैं, जैसे 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 मान लीजिए रोजगार के बारे में कई जगह चुप्पी है, जैसे जैसे मान लीजिए भारत जी चीन और अमेरिका तनाव, जो बाकी वैश्विक घटनाएं हैं उसको उसको लगता है कि हम लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे। जैसे अभी मैं ये सवाल उनसे किया कि मैनेजेबल है, जो ग्लोबल रिस्क है वो मैनेजेबल है, क्या कहते हैं आप? हाँ पवन भाई, इस समय अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें और ग्लोबल संदर्भ में देखें, तो जो सारा फोकस है वो इस समय इस चीज के ऊपर है कि जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो कैसे, और लगातार जो है ग्रोथ नंबर्स जो है अपेक्षा से बेहतर आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, वो कुछ हद तक बैकग्राउंड में चली जाती हैं, और सारा फोकस जो है वो इस चीज़ पे केंद्रित हो जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था इस समय जिस रेट पे ग्रो कर रही है वो सबसे ज़्यादा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। तो हम इस चीज़ के क्रेडिट जो है लेने की कोशिश करते हैं कि जहाँ दूसरी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इस समय कई किस्म की कठिनाइयों से जूझ रही हैं, ग्रोथ रेट 1%, 2%, 3% से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे भारत जो है वो 7-8% से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब हम बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमारी पॉलिसी भी सही है, हमारा जो डायरेक्शन है वो भी सही है। अगर ये नहीं होता तो हम इस रेट पे ग्रो नहीं कर सकते। कुछ हद तक बात सही है कि इस समय जो अंडरलाइंग ग्रोथ मोमेंटम है वो बना हुआ है, और उसकी वजह कई सारी हैं। एक तो कुछ अनाउंसमेंट जो पिछले बजट में हुए थे, जिसका कि फायदा इकोनॉमी को इस फिस्कल ईयर में हुआ, फिर आगे जाकर के जो जीएसटी में रैशनलाइजेशन हुआ उसका भी फायदा हुआ है। और खास करके एक जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि तमाम जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद जो है कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो फ्लेयर अप नहीं हुई, कमोडिटी प्राइसेस वहीं की वहीं बनी हुई हैं। तो इन सब की वजह से ये है कि भारत जो कि डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, उसको इन सब का फायदा हुआ, और कमोडिटी प्राइसेस नहीं बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो काबू में आया। आरबीआई ने भी उसमें अपनी मदद की। तो ये अभी जो एक हालात हैं वो ऐसे हैं कि
मोमेंटम की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको ग्रोथ तो दिखेगा, परंतु दिक्कत ये है कि ये ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है, और क्या हम इस किस्म के ग्रोथ साल दर साल हासिल कर पाएंगे, मेरी समझ से ये एक बड़ा प्रश्न ये बड़ा सवाल है। जी। और इस ये सिन्हा साहब, ये जब हम बात करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट की, ये एक बड़ा फैक्टर है, मतलब खासकर तब जब आप को लगता है कि कुछ नए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पैसा पंप इन करने की ज़रूरत है, रोजगार बढ़ाना है। जो ब्याज दरें इस देश में अगर लंबे समय तक ऊंची रही तो इससे भी ग्रोथ को खतरा नहीं होगा? देखिए, ब्याज दर का एक इम्पैक्ट जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, परंतु अगर आप कई स्टडीज जो पीछे हुई हैं उनके ऊपर नज़र डालें तो इन स्टडीज ने ये साबित किया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने आप ही ये नहीं तय करता कि निवेश कितना होगा। वो एक फैक्टर ज़रूर है, पर वो जो है सफिशिएंट फैक्टर नहीं है निवेश के लिए। इस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एक विरोधाभास है वो ये है कि ग्रोथ ड्राइवर जो है वो उन गुड्स एंड सर्विसेज से आ रहा है विच इज नॉर्मली कंज्यूम्ड बाय द अपर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट इन आवर पॉपुलेशन। जो लोअर 50% वाले लोग हैं उनका जो डिमांड है वो अभी भी काफी पिटा हुआ है। तो ये जो ग्रोथ आ रहा है हमारे अपर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट के डिमांड की वजह से ये जो है अभी तो आपके ओवरऑल जीडीपी को सपोर्ट दे रहा है, पर ये कब तक सपोर्ट दे पाएगा कहना मुश्किल है। इसका एक सिंपल उदाहरण मैं ये देता हूँ कि अगर मैंने गाड़ी इस साल खरीद ली तो फिर अगले साल तो खरीदूंगा नहीं, परंतु जिस किस्म की कंजम्पशन लोअर 50% ऑफ इनकम ब्रैकेट से आती है और उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आज 80 करोड़ जनता को हमें फूड सपोर्ट देने की जरूरत पड़ रही है, तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि अगर उनको आप एम्पावर करें, उनकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो हमारे देश में डिमांड की स्थिति उभरेगी वो कैसी होगी और कितनी सस्टेनेबल होगी। तो वो एक समस्या है। अच्छा, अब इसका नतीजा ये हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर अट्रैक्टिव हो भी जाते हैं, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने रिपो रेट की दरें कम की हैं और उसकी वजह से जो है बैंकों ने भी अपने रेट को डाउनवर्ड रिवाइज किया है, पर इन सब के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो रहा है। अब वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अब अगर आपको कम कीमत और कम ब्याज पे मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जिस किस्म का डिमांड पैटर्न इकोनॉमी में इमर्ज हो रहा है वो जो बहुत सारी कंपनियां खास करके जैसे एफएमसीजी कंपनी को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रही हैं कि ये जो डिमांड है ये सस्टेनेबल होगा आने वाले समय में भी, और जब तक उनको ये ना लगे कि अगले 3-4 सालों में ये सस्टेनेबल रहेगा और हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें नए कैपेसिटी लगाने की जरूरत है। अगर नए कैपेसिटी लगाने की जरूरत है तो वो फिर ग्रीनफील्ड कैपेक्स करेंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत है कि इंटरेस्ट रेट अगर अट्रैक्टिव भी हो जाए तो भी निवेश नहीं होगा अगर डिमांड प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी विथहोल्ड करके बैठ जाती है, वो पैसों पे बैठी रहती है, कैश पे बैठी हुई है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रही। सर, निवेश से रोजगार की तरफ चलते हैं। जो रूरल डिमांड में जैसे रिकवरी और उसके बेहतर होने की संभावना जताई गई है, जो आप कुछ भी कह लीजिए, जो सबसे मुझे जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के लगा सिन्हा साहब की, इकोनॉमिक सर्वे की सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं कहूंगा, बट ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव मुझे लगा, वो ये कि रोजगार को लेकर जो उम्मीद है लेकिन वो जमीनी भरोसे में कैसे तब्दील होगा।
पवन भाई देखिए, इस समय जो स्थिति है, जो कि मैं अभी भी कह रहा था कि जिस किस्म का जी। डिमांड इस समय इकोनॉमी में जनरेट हो रहा है, वो हम्म। टिपिकली फुलफिल हो रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर के हम्म। प्रोडक्शन से। जो हम्म। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें हमारे देश का सबसे बड़ा तबका एम्प्लॉयड है, हम्म। वो जो है पिछले कई सालों से कई चीज़ों की मार झेलता रहा है, और इस समय जो है वो बढ़ने की बजाय जो है जिस रफ्तार से उसे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पा रहा जी। है। उल्टा कई केसेस में तो ये देखा गया है कि बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रोज मतलब जो प्लांट्स हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनीज हैं, वो एक्चुअली क्लोज डाउन हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है या उनके पास जो साधन है, उस साधन का इस्तेमाल करके वो कई ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स के साथ compete नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं बढ़ेगा, देखिए हमारे यहाँ पे हर साल तकरीबन 10 से 12 मिलियन जो वर्कर्स हैं वो जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं। अब इस 10 से 12 मिलियन वर्कर जो जॉब मार्केट को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर 1 या 2% से ज़्यादा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। बाकी लोग कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं? बाकी लोग हम्म। इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे हम्म। हम उसको जिस भी तरीके से देखें, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एब्जॉर्ब होते हैं। और वो हम्म। अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर एक्सपैंड नहीं करेगा, तो नए जी। जो लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। तो ये जो डिमांड, जिसको कि मैं लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट का डिमांड कहता हूँ, वो डिमांड एक्सपैंड नहीं हो रहा है। और वो डिमांड नहीं एक्सपैंड हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये है कि उस सेक्टर में रोजगार भी नहीं पैदा हो रहे हैं। और वो हम्म। रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस किस्म की रोजगार की हम अपेक्षा रखते हैं हर साल, जी। वो एक्चुअली मटेरियलाइज नहीं हो पाता है। और हमें बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे दिखते हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, पर उन्हें जी रोजगार नहीं मिल रहा। सर, रोजगार, सिन्हा साहब, रोजगार और इन्वेस्टमेंट दोनों दोनों पे बात करते हैं, क्योंकि बड़ी मतलब आप इकोनॉमिक सर्वे के कई पेजों में इसकी चर्चा है। जो और साथ ही साथ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं जिसके बारे में बात कही गई है, हालांकि उसको अभी थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने डाउन प्ले किया है। नंबर एक, ये पहले ये सर कि इन्वेस्टमेंट और रोजगार की कुछ वजह शायद इंटरनेशनल लेवल पे जो अनसर्टेनिटीज हैं वो हैं क्या, ए बी कि इंटरनेशनल लेवल की जो अनसर्टेनिटीज हैं वो हमारे लिए हमने जो उसको डाउन प्ले किया है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ग्लोबल लेवल की जो अनसर्टेनिटी है, वो सीधे हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह लीजिए, एमएसएमई कह लीजिए, उसको इम्पैक्ट कर रही है। क्योंकि देखिए, टेक्स खास करके जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, चाहे वो जी। टेक्सटाइल हो, चाहे लेदर हो, चाहे और कोई सेक्टर हो, इन सब सेक्टर का अगर आप आंकड़ा देखें, तो आपको ये दिखेगा कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो एमएसएमई का है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट था। और उस हम्म। एक्सपोर्ट में जो है यूएस की एक अच्छी खासी भागीदारी थी। और जब से हम्म। ट्रम्प ने ये टैरिफ लगाया है, तब से हम्म। वो सेक्टर जो हैं वो प्रेशर में आ गए हैं। और जिसकी वजह हम्म। से ये है कि ना तो ऑर्डर बुक्स हैं उनके पास, हम्म। और ना ही जो है डोमेस्टिक मार्केट में उनके गुड्स की इतनी डिमांड है कि वो सारा का सारा जो सामान वो बाहर भेजते थे, उसको डोमेस्टिक मार्केट में वो सेल कर पाए। तो ऐसी जी। स्थिति में वो जो है अपने रोजगार को एक्सपेंड क्या करेंगे? जो रोजगार जिनको दिया है उनको भी जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, उनकी भी छटनी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, वो तो ये है कि अगर आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव नहीं है, तो बहुत सारा जो डिमांड आपका देश के बाहर से आता था, वो नहीं आएगा। तो आपकी प्रोडक्शन गिरेगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, आप हम्म। जो है लोगों को रोजगार नहीं दे पाएंगे। और खास हम्म। करके ऐसी स्थिति में चाहे जितना मर्जी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाए, आप नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे। जब डिमांड ही जी। नहीं है, तो नया इन्वेस्टमेंट आप क्या करेंगे? तो सर, तो ये सब एक दूसरे फिर तो सिन्हा साहब, जो पिक्चर है
वो वैसी दिख नहीं रही है जो पिक्चर सर्वे में दिखती है। फिर तो पिक्चर कुछ और होगा, आने वाले टाइम में तस्वीरें कुछ और होंगी। बिल्कुल, स्थिति ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है या सरकारी जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आप अक्सर देखेंगे कि जो सारी डिस्कशन है या जो सारा डिस्कशन है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में होता है, जिसका कि आंकड़ा आपके पास उपलब्ध है। जो जी अनऑर्गेनाइज जी जी। सेक्टर है, पहली बात तो आपके पास उसका ढंग का आंकड़ा नहीं है, क्योंकि आप उसकी कोई रेगुलर बेसिस पे जो है कलेक्ट नहीं करते हो। तो ऐसी स्थिति में जो मैं कह रहा हूँ कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि इस समय एक्चुअली ग्रोथ ड्राइवर है इकोनॉमी का, तो सारी जो डिस्कशन है वो उसके इर्द गिर्द हो रही है। तो आपको बिल्कुल ही लगेगा सब कुछ ठीक ही चल जी रहा जी, है, सही कह रहे हैं, ग्रोथ सही भी कह रहे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसके बाद जो है डिमांड भी है, बैंकों से क्रेडिट भी लिया जा रहा है। हैं। परंतु आप उस तबके की बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस समय बहुत बुरी तरीके से जो है वो मतलब मुश्किल हालात में है। जी सिन्हा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। अभी आज वक्त के बहुत दबाव में है, बात को अलग अलग चैनलों पे जाना पड़ रहा है। सर, हम साल दर साल इकोनॉमिक सर्वे में हम इन इक्वलिटी पे बात नहीं करते, या करते भी हैं तो इशारों में। क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, पिछले काफी सालों से अगर जो ग्रोथ का पैटर्न रहा है, वो ग्रोथ का पैटर्न ऐसा रहा है कि ये ग्रोथ होने के बावजूद भी ये ग्रोथ जो है अपर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट के लोगों की इनकम को उसने बढ़ाया है, और जो लोअर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट वाले लोग हैं उनको कोई खास फायदा इस ग्रोथ से नहीं हुआ। जी और जिसकी वजह से ओवर द इयर्स इनइक्वालिटी घटने की बजाय इनइक्वालिटी बढ़ी है। अगर ये जी इनइक्वालिटी अगर इतनी नहीं होती तो वन कैन वेल इमेजिन कि 80 करोड़ जो हमारे देश के लोग हैं या हाउस होल्ड्स हैं, उनको जी हमें 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम एक तरफ तो विश्व की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ जी जो जमीनी हालात है वो ये है कि जी आपको 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये इस चीज को, ये एक बहुत ही कड़वा सच है, और ये सच जो है वो अक्सर लोग जो है आंकड़ों में, जीडीपी ग्रोथ में, क्रेडिट ग्रोथ में, इन चीज़ों में जो है छिपा करके उनको आगे लाने की कोशिश की जाती है और बताने की कोशिश की जाती है कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी पॉलिसी भी ठीक है, हमारे जो काम करने के तरीके हैं वो ठीक हैं, अगर ठीक नहीं होते तो ग्रोथ कैसे होता। पर वो ये चीज़ ग्रोथ नहीं छुपाने की होगा। चलिए, कोशिश बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक आप यू, आए, थैंक आपने यू, थैंक बिल्कुल यू। शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारे शो पे आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, और थैंक यू। इस तरह से आपका भी, नीलंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए स्याह सफेद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।